हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कर में। तो आज मैं आपके लिए जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने आया हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत के वर्गीकरण से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उनको हम 2-3 पार्टों में बांटेंगे। तो यह हमारा जंतु जगत के वर्गीकरण से संबंधित पहला प्रश्न है, पहला पार्ट है। इसमें हम 20 प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना और है कि अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक आपके इस स्टडी करके फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, ट्विटर पर फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन सब पर जाकर के और स्टडी कर को ज़रूर ज्वाइन करें या फॉलो करें। तो चलिए चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज का जो पहला प्रश्न है, जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण में जो जाति शब्द है उस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो पहला ऑप्शन है जॉन रे, लिनियस, अरस्तु, और चौथा ऑप्शन है चरक। तो प्यारे साथियों, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जाति शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? जॉन रे ने, लिनियस ने, अरस्तु ने या चरक ने? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, क्या होगा? जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉन रे ने, लिनियस ने, अरस्तु ने या चरक ने? तो प्रश्न क्रमांक 1 का सही जवाब आपको देना है, क्या होगा? तो प्रश्न क्रमांक 1 का सही जवाब लगभग सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हमें पढ़ाई करनी है और पढ़ने के लिए हमें लगातार पढ़ना होता है। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो सही जवाब होगा वह होगा जॉन रे। तो जॉन रे ने जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है, सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक थे। एक पुस्तक है सिस्टमा नेचुरी, तो उस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है कि किसने यह पुस्तक लिखी है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने वेंथम, फिर दूसरा है हुकर, तीसरा है लिनियस और चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। तो हमें बताना है कि सिस्टमा नेचुरी नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे। प्रश्न क्रमांक 1 का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्या होगा प्रश्न क्रमांक 1 का जवाब। तो प्यारे साथियों, आपको इसका जवाब पता होगा कि क्या होगा। सिस्टमा नेचुरी नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनका नाम है लिनियस। तो लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी थी। आज का जो आपका होमवर्क होगा वो यहीं पर मिल जाता है कि लिनियस की और कौन सी बुक हैं, उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जब वीडियो खत्म हो जाए। तो वीडियो के खत्म हो जाने के बाद आपको बताना है कि लिनियस ने और कौन कौन सी पुस्तकों को लिखा है। प्रश्न क्रमांक 3 है आपकी स्क्रीन पर और कंप्यूटर महोदय बता रहे हैं प्रश्न, द्वि जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? द्वि जगत वर्गीकरण अर्थात इस संसार में या इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनको 2 भागों में बांटा था। किसने बांटा था? तो हमें उस वैज्ञानिक का नाम बताना है कि वह कौन सा वैज्ञानिक है जिसने द्वि जगत वर्गीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो लिनियस ने, वेंथम ने, हुकर ने या हुक ने? तो क्या होगा इसका सही आंसर, हमें बताना है। द्वि जगत वर्गीकरण की जो अवधारणा है वह किस वैज्ञानिक की सोच है? किस वैज्ञानिक ने द्वि जगत वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था? लिनियस, वेंथम, हुकर या हुक? तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो सही जवाब होगा वह होगा लिनियस। तो लिनियस ने ही द्वि जगत वर्गीकरण की जो अवधारणा है वह प्रस्तुत की थी। लिनियस ने ही सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखा था। तो लिनियस के बारे में हमें 2 बातें पता चली कि द्वि जगत वर्गीकरण की जो अवधारणा है वह लिनियस ने प्रस्तुत की थी, और सिस्टमा नेचुरी नामक जो पुस्तक है
वह भी लिनियस ने ही लिखी है। अगला प्रश्न क्रमांक 4 है आपकी स्क्रीन पर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो हमें यह बताना है कि 5 जगत वर्गीकरण की जो अवधारणा है वह किसने प्रस्तुत की थी। पहला ऑप्शन है आपके सामने लिनियस, दूसरा ऑप्शन है बेंथम, तीसरा ऑप्शन है हुकर और चौथा ऑप्शन है आपके सामने फिटकर। तो बताइएगा जल्दी से कौन सा है ऑप्शन सही होगा, लिनियस, बेंथम, हुकर या फिटकर। तो 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था यह बताना है। प्रश्न क्रमांक 4 का सही जवाब आपको देना है कि वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसने 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाले जो वैज्ञानिक थे वह थे R.H. विटकर। तो R.H. विटकर ने इस संसार को के जो जीव थे उनको 5 वर्गों में बांटा था। वो 5 वर्ग कौन थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी और एनिमिलिया। तो इस प्रकार से 5 जगत में बांटा था किसने? R.H. विटकर ने। 5 जगत वर्गीकरण का पिता भी किसे कहा जाता है? R.H. विटकर को। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, हमें बताना है जीव वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। तो हमें इस प्रश्न का सही जवाब देना है कि जो जीवों के वर्गीकरण की जो मूल इकाई है वह क्या है? वर्ग, जाति, वंश या जगत। क्या होगा इसका सही आंसर? जीव वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होगी यह हमें बताना है प्रश्न क्रमांक 5 में। प्रश्न क्रमांक 5 का जो सही जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका सही जवाब। ये जो प्रश्न है यह आपकी किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जैसे एसएससी, आरआरबी, व्यापम, पीएससी, एमपीपीएससी, जितने भी एग्जाम हैं उन सब में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न छोटे ही होते हैं, कोई प्रश्न बड़ा नहीं होता है। बस हमारी अगर समझ अच्छी है, हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा है तो हम किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो हमें यह बताना है कि जीव जगत का जो वर्गीकरण है उसकी जो मूल इकाई है वह क्या है। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो सही जवाब होगा वह होगा जाति। तो जाति जो है वो जीव जगत की वर्गीकरण की इकाई है। प्रश्न क्रमांक 6 जो है वह है जीव वर्गीकरण का सर्वोच्च संवर्ग है। तो जीवों के वर्गीकरण का सर्वोच्च संवर्ग क्या होगा? वर्ग, संघ, वंश या जाति। तो क्या होगा जीवों के वर्गीकरण का सर्वोच्च संवर्ग क्या होगा? जीवों के वर्गीकरण का सर्वोच्च संवर्ग बताना है आपको कि क्या होगा। तो जीवों के वर्गीकरण का सर्वोच्च संवर्ग बताना है क्या होगा। पहला ऑप्शन है वर्ग, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने संघ, तीसरा है वंश और चौथा ऑप्शन है आपके सामने जाति। तो बताएं कि सबसे बड़ा जो सर्वोच्च संवर्ग है वह कौन सा होगा। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो सही जवाब होगा वह होगा संघ। संघ के अंतर्गत फिर वर्ग, वंश और जाति ये सब आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो सर्वोच्च संवर्ग होता है वह कहलाता है संघ। होमो सेपियंस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? बहुत सरल प्रश्न है, बहुत सारी परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न भी है कि जो होमो सेपियंस है वह किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का, जोंक का, मेढक का या सांप का? बहुत सरल प्रश्न है, बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। होमो सेपियंस जो है वो किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? तो हमें बताना है कि जो होमो सेपियंस है वह किस जंतु का नाम है? मनुष्य का, जोंक का या मेढक या सांप का? तो जल्दी से इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या होगा इसका सही जवाब। होमो सेपियंस जो है वो किसका नाम है? होमो सेपियंस किसका नाम है यह हम सभी को पता होगा कि होमो सेपियंस किसका नाम है। तो होमो सेपियंस जो है वो किसका नाम है? मनुष्य का नाम, जो वैज्ञानिक नाम है वह क्या है? होमो सेपियंस। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, वर्गीकी का पिता अर्थात फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, इधर पर हो जाएगा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, किसे कहा जाता है? तो हमें बताना है कि जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है वह किसे कहा जाता है? लिनियस को, वेंथम, हुकर या विटकर? तो इनमें से बताएं क्या होगा इसका सही आंसर कि जो होमो सेपियंस है वो किसे कहा जाता है?
वो सॉरी, वर्गीकी का पिता जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है वो किसे कहा जाता है? लिनियस को, वेंथम को, हुकर को या विटकर को? तो हमें बताना है कि जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है वो किसे कहा जाता है। तो वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है यह बताना है, या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है लिनियस, दूसरा है वेंथम, तीसरा है हुकर और चौथा ऑप्शन है विटकर। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो सही जवाब होगा वह होगा लिनियस। लिनियस को ही वर्गीकी का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं कहलाती है। क्या कहते हैं? जीवों के अध्ययन, जो वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं उस शाखा को हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान की अर्थात बायोलॉजी की वह शाखा बतानी है हमें कि जिसमें हम जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमी, एपीकल्चर, सोरोकल्चर या माइकोलॉजी? तो हमें बताना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। जो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? यह आप बताएं जल्दी से उत्तर में कि क्या कहेंगे हम, जीवों के जो वर्गीकरण की जो शाखा है उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 9 का जो सही जवाब होगा वह होगा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को हम जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं टैक्सोनॉमी में। अगला प्रश्न है, मेढक किस जगत का प्राणी है? हमें मेढक के जगत का बताना है कि यह किस जगत का प्राणी है। एनीमिलिया, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा या एम्फीबिया? तो बताएं मेढक जो है वो किस जगत का प्राणी है। मेढक के जगत का बताना है कि जो मेढक है, मेढक का कौन सा जगत है। मेढक किस जगत का प्राणी है? एनीमिलिया का या आर्थ्रोपोडा का या एनेलिडा का या फिर एम्फीबिया का? तो प्रश्न क्रमांक 10 का सही जवाब होगा एनीमिलिया। जो मेढक है वो एनीमिलिया जगत का प्राणी है। इसका जो वो किंगडम है, वो किंगडम इसका है एनीमिलिया। और आप सभी लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एम्फीबिया क्या है। तो एम्फीबिया है उसकी क्लास, वर्ग है उसका एम्फीबिया। एम्फीबिया वर्ग है उसका, और जो एनीमिलिया है वह उसका जगत है। तो यहाँ पर उसका जगत पूछा गया है कि जो मेढक है वो किस जगत का प्राणी है। तो मेढक जो है वह एनीमिलिया जगत का प्राणी है। अगर लेकिन मेढक का वर्ग पूछा जाता तो हम बताते एम्फीबिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा एनीमिलिया। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 11 है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न क्रमांक 11 कहता है, जीवों के वर्गीकरण का सबसे पहले व्यवस्थित प्रयास किसने किया था? अर्थात जीवों का जो वर्गीकरण होना था उसके लिए सबसे पहले व्यवस्थित प्रयास किसने किया था? अरस्तु ने, हिप्पोक्रेट्स ने, दोनों ने या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न क्रमांक 11 का सही जवाब आपको देना है कि जो जीवों के वर्गीकरण का सबसे पहले जो प्रयास किया था वह किसने किया था? अरस्तु, हिप्पोक्रेट्स, दोनों या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न क्रमांक 11 का जो सही जवाब होगा वह होगा दोनों। तो हिप्पोक्रेट्स और अरस्तु इन दोनों ने सबसे पहले जंतु जगत को बांटने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, वंश ऐसा समूह है जिसमें परस्पर संबंधित होती है। तो वंश हमें बताना है कि वंश ऐसा समूह है जिसमें, या जीनस जिसे हम जीनस बोलते हैं, तो जीनस जो वंश है वो कैसा समूह है जिसमें कौन परस्पर संबंधित होते हैं? कुल, जाति, गण या जेनेरा? तो हमें बताना है वंश के समूह के अंतर्गत कौन परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। तो हमें बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 12 का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 12 का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जो वंश है वो ऐसा समूह है जिसमें परस्पर संबंधित होती हैं। तो कौन संबंधित होता है यह बताना है। कुल, जाति, गण या जेनेरा? तो कौन संबंधित होता है इसका सही जवाब आपको देना है कि वंश में कौन परस्पर संबंधित होते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 का जो सही जवाब होगा वह होगा जाति।
जाति सबसे नीचे होती है, फिर जाति के बाद वंश। तो जातियों का जो परस्पर समूह है या जो परस्पर संबंधित होती हैं, जो जाति संबंधित होती है वह किससे संबंधित होती है? वंश, वंश से। और वंश होते हैं फैमिली से, फैमिली होती है ऑर्डर से या गण से, और गण होते हैं क्लास से, क्लास होते हैं जो उसका सुपर क्लास है, सुपर क्लास सब फाइलम से, और फिर फाइलम ग्रुप से। इस प्रकार से पूरा एक सिस्टम होता है इनका जो वर्गीकरण का। तो वंश ऐसा समूह है जिसमें परस्पर संबंधित कौन होता है? जाति। इस प्रकार अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कृत्रिम प्रणाली द्वारा वर्गीकरण का आधार है। कृत्रिम रूप से जो प्रणाली बनाई गई है, जैसे कैरोलस लिनियस ने कृत्रिम रूप से जो जिस प्रणाली के द्वारा वर्गीकरण किया है, तो हमें उसका आधार बताना है। एक या दो या कुछ लक्षण, किसी जीवों के एक लक्षण या दो लक्षण या कुछ लक्षण मिलें तो क्या हम उसे एक समूह में रखेंगे क्या? या जितने संभव हों उतने अधिक लक्षण, या जाति वृत्तिक लक्षण, या उपरोक्त में से कुछ नहीं, कोई नहीं। तो हमें बताना है कि क्या होगा प्रश्न क्रमांक 3 का सही जवाब। तो प्रश्न क्रमांक 13 का सही जवाब क्या होगा, यह आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 13 का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या होगा प्रश्न क्रमांक 13 का सही जवाब? कृत्रिम प्रणाली द्वारा वर्गीकरण का आधार है। कृत्रिम रूप से जो प्रणाली बनाई जाती है उसके वर्गीकरण का आधार क्या है? एक या दो या कुछ उसके लक्षण, या जितने संभव हों उतने अधिक लक्षण, या जाति वृत्तिक लक्षण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो सही जवाब होगा वह होगा एक या दो या कुछ लक्षण। तो अगर हमें कृत्रिम रूप से वर्गीकरण करना है तो उसके लिए हमें एक लक्षण मिल जाए या दो लक्षण मिल जाए या कुछ और अधिक लक्षण मिल जाए तो हम उसे एक वर्ग में रख देते हैं। कैरोलस लिनियस ने ही कृत्रिम प्रणाली के द्वारा वर्गीकरण किया था, तो उसमें कुछ खामियां आ गई। जंतु जगत के अंतर्गत उन्होंने जंतु जगत और पादप जगत में रखा, लेकिन उसमें कुछ खामियां आ गई। तो इसके कारण फिर उसके बाद जो आर.एच. व्हिटकर थे उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो एक या दो लक्षण या कुछ लक्षण मिल जाने से हम उन्हें एक वर्ग में नहीं रख सकते, उनमें कुछ खामियां आ जाएंगी, कुछ एक्सेप्शन आ जाएंगे। इसके कारण जो आर.एच. व्हिटकर हैं, आर.एच. व्हिटकर ने 5 जगत वर्गीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो उनकी अवधारणा, आर.एच. व्हिटकर की जो अवधारणा थी 5 जगत वर्गीकरण की जो अवधारणा थी, वह सभी लोगों ने उसको स्वीकार किया और बहुत अधिक समर्थन मिला आर.एच. व्हिटकर की जो 5 जगत वर्गीकरण की प्रणाली थी। प्रश्न क्रमांक 14 है। 14 कह रहा है कि वर्गीकरण का उद्देश्य है। हमें बताना है कि जो वर्गीकरण जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसका आधार क्या है, उद्देश्य क्या है। हमें बताना है कि वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है, कि अगर हम जीवों का वर्गीकरण या पादपों का वर्गीकरण कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, आखिर हम क्यों कर रहे हैं यह वर्गीकरण। तो इस वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है, इस प्रश्न का सही जवाब देना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। जीवों को संग्रह करना, हमें जीवों को क्या संग्रह करना है, या जीवों को पहचानना है, जीवों को खोजना है, या चौथा ऑप्शन है आपके सामने, जीवों को खोजना, पहचानना, उनका नामकरण करना तथा उन्हें समूहों में बांटना। तो प्रश्न क्रमांक 14 का सही जवाब आपको देना है। क्या होगा वर्गीकरण का उद्देश्य? तो वर्गीकरण का उद्देश्य आपको बताना है। क्या होगा वर्गीकरण का उद्देश्य? तो जीवों को संग्रह करना है, या जीवों को पहचानना है, जीवों को खोजना है, या जीवों का नामकरण करना है और उन्हें समूह में बांटना है। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक जरूर कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लें। प्रश्न क्रमांक 14 का जो सही जवाब होगा वह होगा जीवों को खोजना, पहचानना, उनका नामकरण करना तथा उन्हें समूहों में बांटना। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय प्राणियों के नाम को 2 शब्दों में लिखना है। वह कौन कौन से शब्द हैं? भाई द्विनाम जो पद्धति है जिसको कैरोलस लिनियस ने प्रतिपादित किया था, उसमें क्या कहा गया कि हम उनके अगर उनके किंगडम को लिखें, फाइलम को लिखें, क्लास को लिखें,
अगर ये सब लिखेंगे तो किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम है वह बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस बात को कम करने के लिए कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति को प्रतिपादित किया। अब द्विनाम पद्धति में दो बातें आती हैं, तो उन दो बातों को बताना है कि वो दो कौन से वर्ग आते हैं। तो क्या वंश का नाम और जाति आती है, या गण और कुल आते हैं, प्रकार और विभिन्नताएं आती हैं, कुल एवं प्रकार आते हैं। तो हमें बताना है कि उस दो ही नाम, जैसे हमने कहा कि होमो सेपियंस, तो होमो सेपियंस ये दो नाम जुड़े हुए हैं उसमें, तो हमें उसमें बताना है कि वह दो नाम कौन कौन से हैं, किसके किसके नाम हैं, वो वंश का नाम है या जाति का, वंश एवं जाति का है, गण या कुल का है, विभिन्न प्रकार हैं या उनकी विभिन्नताएं हैं, क्या है ये सब। तो जैसे हमने कहा, जैसे हम मेढक का नाम कहें जो राना टिग्रीना है, तो ये दो नाम है ना उसमें, राना और टिग्रीना। इसी प्रकार से जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है वह है होमो सेपियंस, तो इसमें दो नाम है, तो यही कहलाती है द्विनाम पद्धति। तो इसमें जो दो नाम है उस दो नामों में कौन कौन से नाम छिपे होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह होगा वंश एवं जाति। वंश एवं जाति के नाम उसमें छिपे होते हैं। जैसे हमने कहा कि राना टिग्रीना, तो राना उसका वंश हो जाएगा और टिग्रीना जो हो जाएगी उसकी जाति हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन हुआ था, किसने किया था, कैरोलस लिनियस ने। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आर्थ्रोपोडा एक महत्वपूर्ण, आर्थ्रोपोडा का जो संघ है उसका महत्वपूर्ण लक्षण है। तो हमें बताना है कि जो आर्थ्रोपोडा संघ के जो प्राणी होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, यह बताना है। तो संधि युक्त पैर होते हैं, या दो जोड़ी पैर होते हैं, शरीर पर खोल होता है, या दो जोड़ी पंख होते हैं। तो जो आर्थ्रोपोडा संघ के जो प्राणी होते हैं उनमें हमें बताना है कि क्या उनके महत्वपूर्ण लक्षण हैं। पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, संधि युक्त पैर हों या दो जोड़ी पैर होते हैं उनमें, शरीर पर खोल होता है या दो जोड़ी पंख होते हैं। क्या है उनकी विशेषता। आर्थ्रोपोडा जो संघ है उसका जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो बताना है क्या होता है। संधि युक्त पैर होते हैं, दो जोड़ी पैर होते हैं, शरीर पर खोल होता है या दो जोड़ी पंख होते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 का जो सही जवाब होगा वह होगा संधि युक्त पैर। आपने केकड़े को देखा होगा, या चींटी देखी होगी, या आपने तितली देखी होगी, तो वो ये सब जो हैं वो आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी हैं। तो इनके आप जब भी पैर देखेंगे तो आप पाएंगे उनके पैरों को कि उनमें जगह जगह पर संधि हैं, अर्थात वो जुड़े हुए हैं। अगर हम उनके पैरों को अलग करें तो वो जगह जगह से टूट जाते हैं, तो वो कहलाते हैं संधि युक्त पैर। जो आर्थ्रोपोडा संघ के जो प्राणी हैं उनमें संधि युक्त पैर पाए जाते हैं, यह आर्थ्रोपोडा का महत्वपूर्ण लक्षण है। आगे हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17 हमारी स्क्रीन पर है, और यह प्रश्न कहता है इनमें कौन सी वास्तविक मछली है। तो हमें बताना है कि ये जो मछलियाँ के जो प्रकार लिखे हुए हैं इनमें हमें बताना है कि वास्तविक मछली कौन सी है। कूटक मछली, रजत मछली, वेल या उड़न मछली। तो ये चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो दीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 का सही जवाब दीजिए कि इनमें से कौन सी वास्तविक मछली है। कूटक मछली, रजत मछली, वेल मछली, उड़न मछली। तो वह कौन सी मछली है जो वास्तविक मछली है। तो बताएं सभी लोग इसका सही जवाब क्या होगा, कौन सी मछली जो है वह वास्तविक मछली के अंतर्गत आती है। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो सही जवाब होगा वह होगा उड़न मछली। उड़न मछली जो है वह एक प्रकार की वास्तविक मछली है। प्रश्न क्रमांक 18 कह रहा है किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। किस संघ की जो जातियां हैं उनकी संख्या सबसे अधिक है। कार्डेटा, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा या सभी। तो बताएं क्या होगा इसका सही जवाब। कार्डेटा के जो प्राणी हैं उनकी संख्या सबसे अधिक है, या आर्थ्रोपोडा की, या इंसेक्टा की, या सभी की। तो प्रश्न क्रमांक 18 का सही जवाब आपको देना है। क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कर को ज्वाइन नहीं किया है तो आप स्टडी कर को ज्वाइन करके इस परिवार में शामिल हो जाइए। इस परिवार में शामिल होने से आपको बहुत फ़ायदा है।
आप अगर स्टडी कर में शामिल हो रहे हैं तो आप अपना जो लक्ष्य तक पहुंचने का जो मार्ग है वह बहुत सरल दिखाई देने लगेगा। प्रश्न क्रमांक 18 जो है उसका सही जवाब है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ के जो प्राणी हैं उनकी संख्या सबसे अधिक है। जो 5 जगत वर्गीकरण किया गया था उसमें जो जीवों में जो आर्थ्रोपोडा संघ के जो प्राणी हैं उनकी संख्या सबसे अधिक है, अर्थात कीटों की संख्या अधिक है। प्रश्न क्रमांक 19 आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न क्रमांक 19 जो कहता है वह कहता है इनमें से किस जंतु में बाह्य तथा अंतः कंकाल होता है। यह बताना है हमें कि ये 4 जंतु लिखे हुए हैं आपके सामने। इन जंतुओं में बताना है कि कौन सा जंतु है जिसमें बाह्य तथा अंतः कंकाल होते हैं। मेढक, केंचुआ, सर्प या जोंक। तो वह कौन सा प्राणी है या कौन सा जंतु है जिसमें बाह्य और अंतः कंकाल दोनों पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या होगा इसका सही जवाब? वह कौन सा प्राणी है जिसमें बाह्य तथा अंतः कंकाल होता है? तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो सही जवाब होगा वह होगा जोंक। इसका जो सही जवाब होगा प्रश्न क्रमांक 19 का जो सही जवाब होगा वह होगा सर्प। जोंक नहीं होगा, इसका जो सही जवाब होगा वह होगा सर्प। अगला प्रश्न और ये अंतिम प्रश्न होगा इस वीडियो का, जोंक होती है, हमें जोंक बताना है। जोंक कैसी होती है? परजीवी, गोलकृमि, स्वापोषी या चपटाकृमि? तो बताएं। प्रश्न क्रमांक 19 बहुत सरल है और आपको देना है जवाब। कमेंट बॉक्स में क्या होगा इस सरल से प्रश्न का जवाब? जोंक होती है परजीवी, गोलकृमि, स्वापोषी या चपटाकृमि। तो क्या होती है जोंक? जोंक कैसी होती है, क्या होती है, क्या कहलाती है? परजीवी कहलाती है, गोलकृमि, स्वापोषी या चपटाकृमि? तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो सही जवाब होगा वह होगा परजीवी। जो जोंक होती है वह क्या होती है? परजीवी। तो मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल STD कर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बन जाएं STD कर परिवार का सदस्य। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, ट्विटर पर फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहाँ जाकर फॉलो कर लें। अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें। आपका लाइक हमें बहुत शक्ति देता है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी को स्टडी कर पर लाएं। तो चलिए चलते हैं, लेते हैं विदा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।